हेलो डियर स्टूडेंट, एक बार आपका फिर से स्वागत है जीनियस फाउंडेशन इंस्टीट्यूट में। मेरा सभी छात्रों से विशेष निवेदन है कि जिन स्टूडेंटों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि जो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको पहुंच जाए। और अधिक से अधिक स्टूडेंट को वीडियो को शेयर करें जो ITI कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी कॉलेज का हो, सबका भला होना चाहिए। तो मेरा कहना ये है कि इसमें जो पढ़ेंगे अपन, इसमें जो कवर करेंगे वो अपन करेंगे ट्रांसफॉर्मर। इस वीडियो के अंदर जो ट्रांसफॉर्मर चैप्टर है, क्योंकि इस चैप्टर से आपको कम से कम 4 या 5 क्वेश्चन तो देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। तो जो छात्र नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें। ये मान के चलना, ये आपके लिए जो मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ एक मामूल मंत्र है आपके लिए पास होने का, वो भी अच्छी परसेंटेज के साथ। या आप एक ही चीज़ के भरोसे रहोगे तो कोई मतलब नहीं निकलेगा डिप्लोमा करके। आपको ITI के बारे में जानकारी होनी चाहिए। इसलिए मेरा सबसे विशेष निवेदन है, क्योंकि व्यवस्थाएं तो गड़बड़ भी होती हैं, बनती रहती हैं, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। आपका मेन मकसद है थोड़ा ITI के बारे में जानकारी भी तो होनी चाहिए। हमें पढ़ा क्या है इसके अंतर्गत। इस बार तो सभी के जो सेंटर गए हैं, गवर्नमेंट ITI में सेंटर गए हैं, तो उसकी चीज़ के भरोसे मत रहो, थोड़ा पढ़ लो। इसमें देखो, पहला जो चैप्टर ट्रांसफॉर्मर है तो इसमें से 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। कुछ नहीं है, मैं आपको वीडियो समझाता जाऊंगा, आप ध्यान देते जाना। बाद में एक दो बार वीडियो को रिपीट करके देखना आपको लग रहा है। वैसे भी मैंने जो छात्र पढ़ने आए थे तो मैंने उनको नोट्स दे दिए थे, तो उनमें से उन्होंने कवर कर लिया होगा। जो छात्र नहीं आए हैं तो वो देखें, और जिनने पढ़ लिया है तो वो भी देख लें, उनके लिए रिवीजन हो जाएगा। स्टार्ट करते हैं फिर। जैसे इसमें पहला क्वेश्चन जो दिख रहा है, सॉरी मिस्टेक हो गया। इसमें जो पहला क्वेश्चन दिख रहा है, ऑफ लोड टैप बदलने के ऑपरेशन से पहले लोड क्यों काट दिया जाता है। ऑफ लोड टैप बदलने के ऑपरेशन में मतलब क्या कह रहा है, उसका कहने का ये है कि जब लोड, अब हम क्या कर रहे हैं, लोड टैप बदल रहे हैं, लोड टैप बदलने लगे हैं, तो उसको बदलने से पहले लोड क्यों काट दिया जाता है। मान के चलो आपकी पूरी लाइट जुड़ी हुई है ट्रांसफार्मर से सेकेंडरी वाइंडिंग में गांव के लिए, तो वो लोड क्यों काट दिया जाता है उसको टैप बदलने के लिए। तो वो इसलिए काट दिया जाता है क्योंकि जब लोड जुड़ा होता है तो स्पार्किंग बहुत ज़्यादा होती है। तो इसमें ऑप्शन में दिख रहा होगा कहीं, संपर्क बिंदुओं पर भारी स्पार्किंग से बचने के लिए। तो इसका सी आंसर अच्छे से ध्यान रखना है कि ऑफ लोड टैप बदलने के ऑपरेशन से पहले लोड क्यों काट दिया जाता है। तो संपर्क बिंदुओं पर भारी स्पार्किंग से बचने, मतलब कनेक्शन जो करते हैं, जैसे DO बांधते हैं तो भारी स्पार्किंग होती है, तो एक साइड से लोड हटा दो फिर DO बांधो तो उसमें कोई स्पार्किंग इतनी नहीं होगी। तो इस तरीके से आप इसको ध्यान रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है इसमें, वितरण ट्रांसफार्मर समान रूप से डेल्टा में प्राथमिक और स्टार में द्वितीयक के रूप में क्यों जुड़े होते हैं। क्वेश्चन का कहने का मतलब ये है, वितरण ट्रांसफार्मर मतलब जो अपने गांव के बाहर जो ट्रांसफार्मर रखा रहता है, जो DP रहती है, उसके बारे में बात हो रही है। तो उसकी प्राइमरी वाइंडिंग डेल्टा में और सेकेंडरी वाइंडिंग स्टार में ऐसी क्यों जुड़ी रहती है। तो इसका रीज़न ये है, स्टार में सेकेंडरी वाइंडिंग इसलिए कहते हैं क्योंकि हमें 3 फेज चाहिए और 4 तार चाहिए, 3 फेज का, 1 न्यूट्रल का। तो 3 कला मतलब होता है फेज गांव की भाषा होता है फेज बोलते हैं। 3 कला 4 तार प्रणाली आसान वितरण के लिए। तो D आंसर इसका सही हो जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है, वितरण ट्रांसफार्मर समान रूप से डेल्टा में प्राथमिक और स्टार में द्वितीयक के रूप में क्यों जुड़े होते हैं। तो 3 कला 4 प्रणाली के आसान वितरण के लिए। अगला क्वेश्चन है, उच्च वोल्टेज प्रतिष्ठानों को मापने के लिए किस ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है। मतलब क्या है कि जैसे अपन वोल्टेज वगैरह मापा जाता है, तो नॉर्मल घर में जो वोल्टेज आता है वो तो अपन क्या कहते हैं, वोल्ट मीटर से माप लेते हैं, मल्टीमीटर से माप लेते हैं। अब बात वो कर रहा है उच्च प्रतिष्ठानों, मतलब जहाँ ज़्यादा वोल्टेज आ रहा तो उसको कैसे मापेंगे। तो उसको जो मापेंगे वो मापेंगे पोटेंशियल ट्रांसफार्मर या विभव ट्रांसफार्मर के द्वारा। विभव ट्रांसफार्मर के द्वारा उस वोल्टेज को मापा जाएगा।
और यहीं अगर वो पूछता कि उच्च प्रतिष्ठानों में करंट को कैसे मापा जाएगा, तो करंट को मापते हैं सीटी ट्रांसफार्मर से। इसमें दिया होगा नहीं, इसमें नहीं दिया ऑप्शन में, वो सीटी ट्रांसफार्मर आता है या करंट ट्रांसफार्मर आता है, उसके द्वारा उच्च करंट को मापा जाता है। तो बात तो यहाँ पर वोल्टेज की चल रही है, तो वोल्टेज को कैसे मापेंगे, वो भी हाई वोल्टेज उच्च प्रतिष्ठानों की बात हो रही है, तो वो मापेंगे विभव ट्रांसफार्मर से। सी आंसर इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ट्रांसफार्मर में टुकड़े टुकड़े में कोर का उपयोग करने का उद्देश्य क्या है। ट्रांसफार्मर में आपने देखा होगा कि जो पतली सिलिकॉन स्टील की जो पत्तियां होती हैं वो टुकड़े टुकड़े में क्यों लगाई जाती हैं, उसको उद्देश्य क्या है। तो उसका जो उद्देश्य है भंवर धारा आने को कम करने के लिए, भंवर धारा आने के। अब ट्रांसफार्मर क्या है कि जब ट्रांसफार्मर सप्लाई आती है, करंट आता है, तो उसमें क्या करते हैं, जैसे एक तरह से आप समझ सकते हो कोई नदी तालाब, नदी है या नहर है, उसमें पानी जाता है तो एक भौरिया टाइप की पड़ जाती है। तो ऐसी भौरिया ट्रांसफार्मर में करंट की बन जाती है, वो दिखाई नहीं देती, तो उसको बोलते हैं भंवर धारा या एडी करंट। तो वही है कि टुकड़े टुकड़े में कोर का उपयोग करने का उद्देश्य क्या है, तो भंवर धारा आने को कम करने के लिए। अगला क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर के तेल के क्रैकल टेस्ट से किसका निर्धारण किया जाता है। तो जो क्रैकल टेस्ट क्या है होता है कि जब ट्रांसफार्मर में जो ऑयल होता है, ऑयल भरा रहता है, वो विद्युत का कुचालक होता है, उसमें करंट नहीं जाता। ये आपसे पूछ लिया जाए पेपर में कि ट्रांसफार्मर का जो ऑयल होता है वो विद्युत का कैसा होता है, तो वो विद्युत का कुचालक होता है। कुचालक मतलब उसमें से लाइट नहीं जाती, ये ध्यान रखना है आपको कि उसमें से लाइट नहीं जाती। तो उसमें अगर नमी आ गई, मॉइस्चर या सद्द, गांव की भाषा में सद्द बोलते हैं, नमी बोलते हैं, मॉइस्चर बोलते हैं, तो वो कैसे पता करेंगे, तो उसके लिए ही विधि अपनाई जाती है क्रैकल टेस्ट। तो क्रैकल टेस्ट से अपन क्या करते हैं, नमी का पता करते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ट्रांसफार्मर के तेल के क्रैकल टेस्ट से किसका निर्धारण होता है, मतलब क्रैकल टेस्ट के द्वारा क्या ज्ञात करते हैं, तो नमी का पता लगाते हैं कि ऑयल में कितनी क्या नमी है। अगला क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर का नाम क्या है। ये जो पेपर है, क्वेश्चन है 3 बार से लगातार आ रहा है। जुलाई 2022 में फर्स्ट ईयर में आया था और ये दिसंबर के सप्लीमेंट्री के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आया था। इस ट्रांसफार्मर का नाम क्या है। तो ये ट्रांसफार्मर जो है कोर प्रकार का ट्रांसफार्मर है। अच्छे से इसकी शक्ल ध्यान रख लो आप। ये कौन सा ट्रांसफार्मर है, कोर ट्रांसफार्मर है। आपको ऐसा का ऐसा चित्र पेपर में रखा हुआ मिलेगा, आपके सामने ये 4 ही ऑप्शन मिलेंगे, तो सीधे से बिना सोचे समझे आप लगा देना कोर प्रकार का ट्रांसफार्मर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और जो छात्र नए जुड़ रहे हुए हैं, चाहे वो कोई सी भी कॉलेज का हो, आप उस तक वीडियो पहुंचाने का प्रयास करो। बाकी का आप पढ़ के अगर इस तरीके से आप पढ़ लोगे तो कभी कोई कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए जाओगे, आपसे कुछ थोड़ा बहुत पूछेगा तो आप बता तो सकोगे, इससे आपकी बेइज्जती नहीं होगी। ऐसे आप डिप्लोमा रख लोगे तो इससे कोई मतलब नहीं निकलने वाला। बहुत डिप्लोमा ले घूम रहे हैं स्टूडेंट। अब आता है क्वेश्चन, ट्रांसफार्मर में कंजर्वेटर का कार्य क्या होता है। अब तुमने ट्रांसफार्मर में कंजर्वेटर टैंक लगा कहाँ रहता है, तो ट्रांसफार्मर के अंदर जो कंजर्वेटर टैंक लगा रहता है वो लगा रहता है सबसे ऊपर, मुख्य टैंक के ऊपर लगा रहता है, ये ध्यान रखना है। तो कंजर्वेटर का कार्य क्या रहता है, तो कंजर्वेटर का कार्य क्या रहता है कि जब ट्रांसफार्मर में सप्लाई दी जाती है तो क्या है कि वो लोड जुड़ा रहता है और सप्लाई दी जाती है, तो क्या होता है, ऑयल गर्म होता है, ऑयल गर्म होता है तो खुबलता है तो ऊपर फैलता है, फिर बाद में वो सिकुड़ जाता है, नीचे फैलाव करता है। तो लोड भिन्नता के कारण, सही आंसर इसका डी हो जाएगा, लोड भिन्नता के कारण तेल स्तर के वितरण में की अनुमति देता है। मतलब लोड भिन्नता मतलब अपन ज़्यादा मोटर उपयोग में ले रहे हैं उस ट्रांसफार्मर से, तो लोड बढ़ा रहे हैं, घटा रहे हैं, तो कम ज़्यादा हो रहा है, तो उसकी भिन्नता के कारण क्या है, ऑयल का लेवल जो कम ज़्यादा होता रहता है। तो ज़्यादा होगा तो वो कंजर्वेटर टैंक में चला जाएगा, बाद में फिर वो मुख्य टैंक की पूर्ति करने के लिए ऑयल वापस कंजर्वेटर टैंक के अंदर आ जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि ट्रांसफार्मर कंजर्वेटर का कार्य क्या है, तो लोड भिन्नता के कारण तेल स्तर के विस्तार की अनुमति देता है। अगला क्वेश्चन है, पावर ट्रांसफार्मर में भाग का नाम क्या है। तो ये जो भाग है इसको बोलते हैं वोल्टेज रिले, ये ध्यान रखना है आपको। वोल्टेज रिले ये 3 बार से लगातार आ रहा है ये क्वेश्चन। ये 2019 के अंतर्गत भी आया था, 2022 में आया था,
ये क्वेश्चन जुलाई में आया था फर्स्ट ईयर में, और ये सप्लीमेंट्री का फर्स्ट ईयर का था, उसमें भी ये क्वेश्चन आया था। तो इसका सही आंसर क्या है, इसको शकल ध्यान कर लो अच्छे से, आपको ऐसे ही रखा मिलेगा, तो इसको बोलते हैं बुकोल्ज रिले। अगला क्वेश्चन है ट्रांसफार्मर ऑफ बुकोल्ज रिले के शीर्ष फ्लोट स्विच का क्या कार्य है। ट्रांसफार्मर बुकोल्ज रिले के शीर्ष फ्लोट स्विच का कार्य क्या है। तो अति भार की स्थिति में सक्रिय करें, मतलब अति भार की स्थिति में, मतलब ओवरलोड की स्थिति में एक्टिव रहे वो। अति भार मतलब ओवरलोड हो रहा है ट्रांसफार्मर, तो वो कैसा रहे, एक्टिव रहे, सक्रिय रहे, हालांकि सप्लाई को डिस्कनेक्ट कर दे वो। इसलिए इसको ध्यान रखना, ट्रांसफार्मर बुकोल्ज रिले के शीर्ष फ्लोट का स्विच का कार्य क्या है, अति भार की स्थिति में सक्रिय रहे। इसमें से ये मान के चलना आपको 5 क्वेश्चन तो मिलेंगे ही मिलेंगे, 5 नहीं तो 4 तो कहीं गए नहीं हैं। अगर आप इन 35 क्वेश्चनों को अच्छे से समझ लोगे तो 4 क्वेश्चन, 5 वैसे तो आएंगे, 5 से, लेकिन 4 तो आना ही आना है, यानी कि आपके 8 नंबर आपके कंप्लीट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन, बिजली ट्रांसफार्मर में टैप चेंजिंग का उद्देश्य क्या है। जो बिजली ट्रांसफार्मर में टैप चेंजिंग का उद्देश्य क्या है। तो वितरण में, ऑप्शन ए कह रहा है वितरण में अनुपात बदलें, वितरण में वोल्टेज अनुपात बदलें, द्वितीय वोल्टेज स्थिर बनाए रखें, अधिक दक्षता के लिए ट्रांसफार्मर लोड करें। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो रहेगा इसका, सॉरी ये पे गलत लग गया था, बी आंसर इसका सही है, वितरण के वोल्टेज का अनुपात बदलें। तो आपको ध्यान, अगर ऐसे आपको क्या है कि बिजली ट्रांसफार्मर में टैप चेंजिंग का उद्देश्य क्या है, तो टैप चेंजिंग का उद्देश्य ये है कि बिजली में वोल्टेज अनुपात बदलें। और अगर पिक्चर क्वालिटी अगर साफ ना चले तो वीडियो को एडवांस सेटिंग में जाके आप उसको कम ज़्यादा, इसकी पिक्चर क्वालिटी को कम ज़्यादा करके एडजस्ट करके वो साफ चल जाएगी वीडियो। अगला क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर तेल में नमी को रोकने के लिए ब्रीदर में किस सामग्री का उपयोग किया जाता है। तो पहली बात तो ये पूछेगा कि ब्रीदर लगा कहाँ रहता है ट्रांसफार्मर में। तो ब्रीदर जो लगा रहता है ट्रांसफार्मर में वो लगा रहता है कंजर्वेटर टैंक में। ब्रीदर कहाँ लगा रहता है, कंजर्वेटर टैंक में। और फिर पूछे कंजर्वेटर टैंक कहाँ लगा रहता है, मुख्य टैंक के ऊपर। मुख्य टैंक के ऊपर कंजर्वेटर लगा रहता है, कंजर्वेटर में लगा रहता है ब्रीदर, और ब्रीदर के अंदर भरा रहता है सिलिका जेल। तो क्वेश्चन को समझ में आ गई होगी। ट्रांसफार्मर तेल में नमी को रोकने के लिए ब्रीदर में किस सामग्री का उपयोग किया था, सिलिका जेल का उपयोग किया जाता है। ब्रीदर के अंदर सिलिका जेल भरा रहता है। अब ब्रीदर कहाँ लगा होता है, कंजर्वेटर टैंक में। कंजर्वेटर टैंक कहाँ लगा होता है, मुख्य टैंक में। आ गई होगी बात समझ में। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान ट्रांसफार्मर का कोर कम प्रतिघात और कम कोर हानि क्यों कर रहा है। तो इसका जो आंसर है डी ऑप्शन इसका हो जाएगा, पढ़ने में त्रुटि को कम करने के लिए। अगला क्वेश्चन है, ऑटो ट्रांसफार्मर का नुकसान क्या है। ऑटो ट्रांसफार्मर आपने देखा होगा जो स्टेबलाइजर वगैरह होते हैं उसमें ज़्यादातर उपयोग किया जाता है। तो ऑटो ट्रांसफार्मर का नुकसान क्या है, लॉस क्या है। तो द्वितीय वाइंडिंग को अलग नहीं कर सकते, डी ऑप्शन इसका सही है, क्योंकि ऑटो ट्रांसफार्मर में एक ही वाइंडिंग होती है, वो वाइंडिंग प्राइमरी का भी काम करती है और सेकेंडरी का भी काम करती है। जैसे वोल्टेज कम आ रहा था, ऑटोमेटिक वही वाइंडिंग वोल्टेज को बढ़ा देती है, ऑटोमेटिक वही वोल्टेज को घटा देती है। तो इसका नुकसान यही ऑटो ट्रांसफार्मर का, द्वितीय वाइंडिंग को अलग नहीं कर सकते। अगला क्वेश्चन है, बड़े ट्रांसफार्मर में चरणबद्ध कोर व्यवस्था का क्या फ़ायदा है। जो बड़े बड़े ट्रांसफार्मर होते हैं उसमें चरणबद्ध कोर के ऊपर कोर ऐसी क्यों लगाई जाती है। तो तांबे के का उपयोग कम करता है, ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, तांबे के उपयोग को कम करता है, मतलब कॉपर की जो बाइंडिंग करते हैं वो कम हो जाती है, इसलिए उसको क्या करते हैं, व्यवस्थित तरीके से चरणबद्ध तरीके से उसको कोरन को लगाते हैं। अगला क्वेश्चन है, पावर ट्रांसफार्मर पर लगे हुए ब्रेजर में नमी को कैसे नियंत्रण किया जाता है। तो अमोनियम जेली के द्वारा, डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। पावर ट्रांसफार्मर पर लगे हुए ब्रीदर में नमी को कैसे नियंत्रण किया था, नमी को नियंत्रण करने की बात कर रहे हैं, तो नमी को नियंत्रण करेंगे अमोनियम जेली का उपयोग करके। और पूछ ले कि ब्रीदर में क्या भरा रहता है, तो ब्रीदर में सिलिका जेल भरा रहता है। और ब्रीदर में नमी को कैसे नियंत्रण करते हैं, तो ब्रीदर में नमी को रोक करते हैं अमोनियम जेली के उपयोग करके। अगला क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर की शीतलन विधि का नाम क्या है। अच्छा क्वेश्चन है, वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है ये। ट्रांसफार्मर में की शीतलन विधि का नाम क्या है।
तो इसमें जो है इसका जो सही आंसर जो रहेगा वो रहेगा तेल प्राकृतिक ठंडा। जो विधि दर्शाई है, इसकी विधि जो चित्र दर्शाया गया है, इस विधि में क्या दर्शाया गया, तो इसको आप बोल सकते हो ऑयल नेचुरल कूलिंग, मतलब तेल प्राकृतिक ठंडा। आप तो अपने हिसाब से इसको ध्यान में रख लो बस। अगला क्वेश्चन है कि पावर ट्रांसफार्मर में विस्फोट बेंट प्रदान करने का उद्देश्य क्या है। विस्फोट बेंट क्यों लगाया जाता है पावर ट्रांसफार्मर में? ऑप्शन ए कह रहा आवाज़ छोड़ने के लिए, ऑप्शन बी कह रहा ऊष्मा छोड़ने के लिए, दबाव छोड़ने के लिए, नमी छोड़ने के लिए। तो हवा छोड़ने के लिए नहीं, इसका जो आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, दबाव छोड़ने के लिए। पावर ट्रांसफार्मर में विस्फोट बेंट प्रदान करने का उद्देश्य क्या है, तो दबाव छोड़ने के लिए। अगला क्वेश्चन है ट्रांसफार्मर पर ओपन सर्किट परीक्षण द्वारा किस शक्ति हानि का आकलन किया जाता है। मतलब इसका कहने का जो है ट्रांसफार्मर में जो ओपन सर्किट टेस्ट किया जाता है उसके द्वारा किस हानि को करते हैं। ओपन सर्किट में आपको ध्यान होगा लोहे हानि ज्ञात करते हैं। लोहे हानि मतलब क्या में होती है, कोर के अंदर, तो कोर इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ध्यान से क्वेश्चन को समझो। ट्रांसफार्मर में ओपन सर्किट परीक्षण द्वारा किस शक्ति हानि का आकलन किया जाता है, तो मतलब कोर हानि। ओपन सर्किट का परीक्षण कर रहे हैं तो लोहे हानि या कोर हानि ध्यान रखना है। और अगर वो पूछे कि शॉर्ट सर्किट परीक्षण कर रहे हैं तो ताम्र हानि आ जाएगी, कॉपर लॉस आ जाएगा फिर। अगला क्वेश्चन, बिजली ट्रांसफार्मर में वोल्टेज रिले का क्या कार्य रहता है। तो वोल्टेज रिले जो लगी रहती है ट्रांसफार्मर में वो लगी रहती है अतिभार और लघु पतन दोनों से सुरक्षा, मतलब ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट से सुरक्षा। ओवरलोड कैसी, जैसे कि कहीं से लाइट ख़राब हो गई, करंट का जाना आ गया, या फिर ऐसी कंडीशन बन गई कि जैसे कोई मोटर गांव में ट्रांसफार्मर रखा है, उसकी जो कैपेसिटी है वो कैपेसिटी है 10 मोटर चलाने के बाद, उस पर 20 मोटर चला दो तो वो क्या हो जाएगी, मोटर ओवर बुकोल जले वो ट्रिप हो जाएगी, जिससे क्या है सप्लाई डिस्कनेक्ट हो जाएगी और ट्रांसफार्मर बच जाएगा। या फिर कहीं लाइट फॉल्ट हो गई, शॉर्ट सर्किट हो गया, तो वहाँ से भी दिक्कत आ जाती है। तो बुकोल रिले का जो कार्य रहता है, आपसे इंटरव्यू में भी पूछ सकता है ये चीज़, अच्छा क्वेश्चन है कि बुकोल रिले का कार्य क्या रहता है। तो ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट से सुरक्षा। अतिभार और ओवरलोड एक ही मतलब है। अतिभार हिंदी में कहते हैं, ओवरलोड इंग्लिश में कहते हैं, ओवरलोडिंग। तो अतिभार और लघु पतन, लघु पतन मतलब शॉर्ट सर्किट से सुरक्षा। अगला क्वेश्चन है इसमें, शॉर्ट सर्किट टेस्ट द्वारा ट्रांसफार्मर में किस हानि का निर्धारण किया जाता है। तो मैंने बताई थी शॉर्ट सर्किट टेस्ट की बात चले तो समझ लेना ताम्र हानि की बात चल रही है, कॉपर हानि। शॉर्ट सर्किट टेस्ट मतलब ताम्र हानि, और ओपन सर्किट टेस्ट मतलब लोहे हानि या कोर हानि। क्लियर हो गई होगी ये चीज़ आपको। अगला क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर से अधिकतम दक्षता प्राप्त करने के लिए क्या शर्त है। तो ताम्र हानि और लोहे हानि बराबर होना चाहिए। ताम्र हानि और लोहे हानि मतलब आयरन लॉस और कॉपर लॉस कैसे होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। अगला क्वेश्चन है, फेराहाइट कोर का उपयोग रेडियो रिसीवर में क्यों किया जाता है। फेराहाइट एक कोर होती है, उसका उपयोग रेडियो रिसीवर में क्यों किया जाता है। तो इसका जो आंसर है थोड़ा सा डाउट में है, लेकिन मैं इसका जो आंसर रहेगा नियत हानि को कम करने के लिए। आप इसको अच्छे से ध्यान रख लेना कि फेराइट कोर का जो उपयोग रेडियो रिसीवर में क्यों किया जाता है, तो नियत हानि को कम करने के लिए। अगला क्वेश्चन है, उच्च आवृत्ति अनुप्रयोग के लिए किस प्रकार के ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है। मतलब उच्च आवृत्ति हाई फ्रिक्वेंसी, अगर अपन उच्च हाई फ्रिक्वेंसी प्रयोग में लेना है तो कौन से ट्रांसफार्मर का प्रयोग करेंगे, तो राइट कोर ट्रांसफार्मर का उपयोग करेंगे। अच्छे से ध्यान रखना, उच्च आवृत्ति अनुप्रयोग के लिए मतलब अच्छी फ्रिक्वेंसी का उपयोग करना है तो किस ट्रांसफार्मर का उपयोग करेंगे, तो राइट कोर ट्रांसफार्मर का। राइट कोर ट्रांसफार्मर क्या है, एक फ्रिक्वेंसी अच्छी मिलती है इससे, आवृत्ति। अगला क्वेश्चन है, पोल समायोजित वितरण ट्रांसफार्मर में किस शीतलन विधि का उपयोग किया जाता है। पोल समायोजित मतलब पोल मतलब होता है इलेक्ट्रीशियन में खंभा, तो पोल समाप्त मतलब जहाँ खंभे समाप्त हो गए। तो खंभे समाप्त कहाँ होते हैं, अपने गांव के बाहर जो ट्रांसफार्मर रखा रहता है वहाँ समाप्त हो गए। वहाँ से स्टार्ट होती है वितरण ट्रांसफार्मर में, वो अपने गांव के बाहर जो ट्रांसफार्मर होता है उसमें उसको बोलते हैं वितरण ट्रांसफार्मर में किस शीतलन विधि का उपयोग किया जाता है।
तो वो देखो ट्रांसफार्मर जो रखा रहता है गांव के बाहर, वो तुमने देखा होगा, वो ठंडा कैसे होता है। एक तो उसमें ऑयल अपने आप चलता रहता है, और जो चीज़ अपने आप चलती है उसको बोलते हैं प्राकृतिक। तो ऑयल प्राकृतिक, और हवा भी चलती रही, हवा से भी ठंडा होता रहता है वो, तो हवा प्राकृतिक। तो ये हो जाएगा ऑयल प्राकृतिक, यानी कि तेल प्राकृतिक, हवा प्राकृतिक। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, तेल प्राकृतिक, हवा प्राकृतिक। अगला क्वेश्चन है, क्यों वो ट्रांसफार्मर का प्राथमिक पतली तार और बड़ी संख्या में घुमाव के साथ कुंडल किया जाता है। पहली बात तो ये वो ट्रांसफार्मर का उपयोग क्या करते हैं, उच्च वोल्टेज मापने के लिए किया जाता है। ये चीज़ क्लियर हो गई। अब कह रहा है वो ट्रांसफार्मर की प्राइमरी जो वाइंडिंग होती है वो पतले तार की और अधिक टर्न की क्यों बनाई जाती है। वो इसलिए बनाई जाती है क्योंकि सेकेंडरी वाइंडिंग में वोल्टेज कम मिले और अपन उसको आसानी से माप सके। तो इनपुट और आउटपुट वोल्टेज को इस ऑप्शन में दे रहा है, इसमें उच्च प्रेरण देने के लिए। तो आपको इस ये ध्यान रखना, उच्च प्रेरण देने के लिए। अगला क्वेश्चन है, बड़े ट्रांसफार्मर में तांबे के नुकसान को कम करने के लिए निम्नलिखित में किस तकनीक का उपयोग किया जाता है। मतलब कॉपर लॉस का कम होना चाहिए बड़े ट्रांसफार्मर में। तो ऐसी कौन सी तकनीकी अपनाई जाए, कौन सी टेक्नोलॉजी अपनाई जाए तो बड़े ट्रांसफार्मर में कॉपर लॉस मतलब तांबा हानि कम से कम हो। तो पटलित कोर का उपयोग करके, कोर मोटाई को कम करके, हवा उन्मुख कोर का उपयोग करके, स्टेप्ड अरेंजमेंट का इस्तेमाल करके। तो इसमें जो सही आंसर हो जाएगा स्टेप्ड कोर अरेंजमेंट इस्तेमाल करके। ये आपको ध्यान रखना है, स्टेप्ड कोर बड़े ट्रांसफार्मर में अगर स्टेप्ड कोर अरेंजमेंट करेंगे तो क्या है कि कॉपर लॉस कम होगा। अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, मोस्ट क्वेश्चन है, इस पर विशेष तरीके से गौर करना है कि ट्रांसफार्मर कोर में स्टील और सिलिकॉन स्टील की क्या संरचना क्या है। जो ट्रांसफार्मर में जो पता है कोर बनती है वो स्टील या सिलिकॉन स्टील की बनती है। तो उसमें स्टील जो रहता है वो रहता है 90% और सिलिकॉन रहता है 10%। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ट्रांसफार्मर कोर में स्टील और सिलिकॉन स्टील की संरचना, तो 90% तो क्या रहता है स्टील और सिलिकॉन रहता है 10%। अगला क्वेश्चन है, वेव ऑफ ट्रांसफार्मर को पढ़ने में त्रुटि को कैसे कम किया जाता है। तो डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, अच्छी गुणवत्ता वाली कोर सामग्री प्रदान कराना। वेव ऑफ ट्रांसफार्मर को पढ़ने में त्रुटि को कैसे कम किया जाता है, तो अच्छी गुणवत्ता वाली कोर सामग्री प्रदान करना। अगला क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर में वोल्टेज के प्रतिशत विनियमन की गणना करें यदि शून्य भार वोल्टेज 240 वोल्ट है और पूर्ण भार वोल्टेज 220 है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा सही आ जाएगा 9.909। ये जो क्वेश्चन है सप्लीमेंट्री के एग्ज़ाम में आया हुआ था क्वेश्चन, ऐसा का ऐसा ही रखा हुआ आया था और इस बार भी आने के चांस है। लेकिन आप ध्यान रख लेना, अगर जिद दिख जाए, इसकी शक्ल दिख जाए कि ट्रांसफार्मर वोल्टेज में प्रतिशत विनियमन की गणना करें, ताकि यदि शून्य भार वोल्टेज 240 वोल्ट है और पूर्ण भार लोड 220 वोल्टेज है, तो मतलब 9.909%। अगला क्वेश्चन है, आदर्श दो वाइंडिंग ट्रांसफार्मर में किस प्रकार का ईएमएफ प्रेरित होता है। आदर्श दो वाइंडिंग ट्रांसफार्मर में जो ईएमएफ प्रेरित होता है वो म्यूचुअल इंडक्शन ईएमएफ होता है, अन्योन प्रेरित ईएमएफ प्रेरित होता है। जो क्वेश्चन अच्छे ध्यान रखना, आदर्श दो वाइंडिंग में जो ईएमएफ प्रेरित होता है वो अन्योन प्रेरण ईएमएफ। अगर तुमसे ये पूछ लिया कि ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो ट्रांसफार्मर जो कार्य करता है फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। चाहे तो आप इनके नोट कर लेना सभी क्वेश्चनों को रजिस्टर कॉपी में, उसको समझते रहना। जिनके पास तो नोट्स है तो उन्हें कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें बता रहा हूँ तो उन पर विशेष ध्यान दे देना। ये क्वेश्चन कह रहा है कि मैंने यहाँ पे एक्स्ट्रा चीज़ें आपको बताई हैं कि अगर पूछ लिया है ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर काम करता है, तो फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। अगर पूछे कि 3 फेज का जो ट्रांसफार्मर होता है वो किस सिद्धांत पर काम करता है, तो 3 फेज का जो ट्रांसफार्मर होता है वो करता है म्यूचुअल इंडक्शन पर या अन्य प्रेरण सिद्धांत पर काम करता है। क्योंकि दो वाइंडिंग मतलब प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग। अगर वो पूछे ऑटो ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर काम करता है, तो वो सेल्फ इंडक्शन के पे या अन्योन प्रेरण के पे, वो सेल्फ इंडक्शन के उस पर काम करेगा।
तो आपको ध्यान रखना, दो आदर्श वाइंडिंग ट्रांसफार्मर किस प्रकार की ईएमएफ प्रेरित होता है, तो अन्य अनप्रेरित ईएमएफ। अगला क्वेश्चन है, एक ट्रांसफार्मर में तांबे के नुकसान का निर्धारण कैसे करें। मतलब क्या कह रहा है, एक ट्रांसफार्मर तांबे के नुकसान का निर्धारण करना, मतलब कॉपर लॉस ज्ञात करना है ट्रांसफार्मर में। तो कौन से टेस्ट का उपयोग करेंगे, तो कॉपर लॉस ज्ञात करना सीधी सीधी बात है, शॉर्ट सर्किट कहाँ है, जीरा शॉर्ट सर्किट, मतलब लघु परिपथ टेस्ट। लघु परिपथ टेस्ट हिंदी में बोलते हैं और शॉर्ट सर्किट टेस्ट इंग्लिश में बोलते हैं, इस चीज़ पर ध्यान रखना। तो तांबे के नुकसान का निर्धारण करना, मतलब कॉपर लॉस ज्ञात करने की कह रहा है वो, तांबा हानि ज्ञात करने की। तो लघु परिपथ टेस्ट यानी शॉर्ट सर्किट। अगला क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर का नाम क्या है। ये क्वेश्चन जो है काफ़ी, इसके दर्शन कर लो, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये। 2019 के एग्ज़ाम में आया था और 2021 वाले स्टूडेंट थे उनके फर्स्ट ईयर में अगस्त में आया था 2022 में, और दिसंबर में आया था ये 2022 के अंतर्गत, और इस प्रकार भी आएगा। तो इसको बोलते हैं बायो कोर ट्रांसफार्मर। अगला क्वेश्चन है, एक आधा ट्रांसफार्मर प्राथमिक वोल्टेज E1, V1 और माध्यमिक वोल्टेज E2, V2 के बीच संबंध क्या है, तो E2 बराबर V2, ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दो ट्रांसफार्मर के समांतर संचालन के लिए कौन सी स्थिति बिल्कुल आवश्यक है। मतलब दो ट्रांसफार्मर उन्हें समांतर क्रम में चलाना है, तो बिल्कुल इनमें से ऑप्शन में सही स्थिति कौन सी है, तो है कला अनुक्रम, मतलब फेज सीक्वेंस, मतलब फेज के कनेक्शन सही होने चाहिए। जैसे R/B 3 फेज होते हैं, R मतलब रेड, Y मतलब येलो, B मतलब ब्लू, मतलब लाल पीला नीला। आप केवल देखना 3 फेज की, उसमें 3 तार निकलते हैं, लाल पीला नीला, मतलब R/B। और ये फेज क्रम से ही याद करना, R/B लाल पीला नीला, इस तरीके से आपको याद रखना है। तो मतलब लाल फेज लाल से जुड़ना चाहिए, पीला फेज पीले से जुड़ना चाहिए, और ब्लू तो नीला फेज नीले से जुड़ना चाहिए। तो मतलब फेज अनुक्रम। तो क्वेश्चन क्या है, दो ट्रांसफार्मर समांतर संचालन के लिए कौन सी स्थिति बिल्कुल सही है, तो कला अनुक्रम, मतलब फेज सीक्वेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पावर ट्रांसफार्मर का कोर बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है। तो पावर ट्रांसफार्मर की कोर बनाना है तो कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड का प्रयोग किया था। पावर ट्रांसफार्मर कोर बनाने की किस सामग्री का प्रयोग किया जाता है, वो कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड सामग्री का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन ख़त्म हो गया, ये लास्ट क्वेश्चन थे। तो इसमें से आपको अच्छे से समझ लेना, फिर मैं कोई नया चैप्टर लेके आऊँगा तो आपके लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल रहेगी। ज़्यादा दोस्तों को शेयर कर देना, जिनने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लेते हैं। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।